हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे जेएस मिल। ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट यूनिट 10 पीएसआईआर ऑप्शनल का पार्ट है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यूपीएससी ने कौन कौन से पूछे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसलिए ज़रूरी हो जाते हैं क्योंकि हमें एक आइडिया लग जाता है कि यूपीएससी किस तरीके के क्वेश्चंस पूछ रहा है, थीम्स पता लग जाती हैं, टॉपिक्स पता लग जाते हैं और यूपीएससी वर्ड टू वर्ड क्वेश्चंस रिपीट भी कर देता है। इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप जहाँ से भी तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले आपको चेक करने की ज़रूरत है कि आपके नोट्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं या नहीं। ये मैं हर लेक्चर में बार बार आपको बताती हूँ, क्योंकि अगर आपके नोट्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर्ड नहीं है तो वो नोट्स किसी काम के नहीं है, और अगर कवर हो रहे हैं तो फिर आप उन्हीं नोट्स पर स्टिक कर सकते हो। फिर इधर उधर आप अलग अलग नोट्स यूज़ करके अपना टाइम मत वेस्ट करो। स्टिक टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उससे आपका मैक्सिमम वेटेज वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं, टॉपिक्स हैं, वो सब कवर हो जाएंगे। तो 2018 में जैसे क्वेश्चन पूछा था कि जॉन स्टुअर्ट मिल इज़ अ रिलक्टेंट डेमोक्रेट। अब ये सीएल वेपर का क्वेश्चन है। अब अगर आप कहीं से भी अपनी तैयारी कर रहे हो, आपको कैसे पता लगेगा कि ये पर्टिकुलर पर्सन ने जेएस मिल के बारे में ये कहा था। अभी कोई और एक पर्सन लेके आ जाए यूपीएससी और बोले कि जेएस मिल के बारे में उन्होंने ये कहा था, इस पे बताओ आप, तो क्या आप बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग होंगे जो हो सकता है उन्होंने बहुत ही इन डेप्थ पढ़ाई की होगी, बट यूपीएससी इज़ नॉट अबाउट पीएचडी। ठीक है, तो आपको उतना ही पढ़ना है, उतना ही समझना है कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो। सबसे पहला आपका यही मोटिव होना चाहिए। तो उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अब यहाँ पर काम आ जाते हैं कि मान लो सीएल वेपर है तो उनके कहे हुए चीज़ें आप पढ़ जाओगे कि उन्होंने जेएस मिल के बारे में क्या कहा था। फिर 2014 का क्वेश्चन आया था, ऑल साइलेंसिंग ऑफ डिस्कशन इज एन अजम्पशन ऑफ इनफॉलिबिलिटी। देन 1999 में पर्सनल लिबर्टी पर क्वेश्चन पूछा गया था कि पर्सनल लिबर्टी, प्रॉपर्टी एंड अदर थिंग्स। ऐसे तो क्वेश्चन अभी रिसेंटली भी पूछा था 2023 में भी, जिसमें सब्जुगेशन ऑफ विमेन पे पूछा था। उससे पहले भी सब्जुगेशन ऑफ विमेन पे एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ चुका है जेएस मिल के ऊपर ही। तो जेएस मिल के ऊपर हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे फेमिनिस्ट मूवमेंट्स का और सब्जुगेशन ऑफ विमेन का, सो दैट वो वाले एरिया भी क्लियर हो जाए। जो दो क्वेश्चन मैंने आपको अभी बताए कि जो यूपीएससी ने पूछा और यहाँ पर मेंशन नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि ये यूनिट 2 का पार्ट है बेसिकली, इस वजह से मेंशन नहीं है। ये हम यूनिट 10 पढ़ रहे हैं जिसमें हम प्योरली जेएस मिल के बारे में पढ़ रहे हैं। फिर भी हम यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे उस चीज़ को। दिस इज़ आवर वेबसाइट synopsisis.com। आप यहाँ पर जाओगे, कोर्सेज में, ऑप्शनल कोर्सेज में, पीएसआईआर ऑप्शनल में जाओगे, ये पेज खुलेगा। तो इसमें आपको जो भी डिटेल्स चाहिए अबाउट द कोर्सेज, वो डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि जेएस मिल थे कौन, तो उनके बारे में आप समझोगे। जेएस मिल बेसिकली एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट ब्रिटिश फिलोसोफर रहे हैं, इकोनॉमिस्ट रहे हैं 19th सेंचुरी के। उन्होंने काफ़ी अच्छे खासे कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आप कह सकते हो पॉलिटिकल फिलोसफी के बारे में इन्होंने यहाँ पर बात की है। देन आप एथिक्स के बारे में इन्होंने बात की है, सोशल थ्योरी पर बात की है। तो ये सारे, जिसमें आप लिबरलिज्म पढ़ोगे, अभी यूटिलिटेरियनिज्म पढ़ोगे, इंडिविजुअल फ्रीडम वगैरह, ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। तो उनके जितने भी आइडियाज़ हैं ना, बेसिकली आप कह सकते हो कि ये सारे सेंटर्ड हैं इंडिविजुअल फ्रीडम, स्टेट का क्या कंट्रोल होना चाहिए, कितनी लिमिटेड कंट्रोल में रहना चाहिए स्टेट, देन यूटिलिटेरियनिज्म के प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें जो कि आज के मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट को भी इन्फ्लुएंस कर रही हैं, वो चीज़ों पर उनके आइडियाज़ सेंटर्ड हैं। अब उनके कुछ इंपॉर्टेंट की आइडियाज़ हैं जो हम देखेंगे, बट उससे पहले उनका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट या बैकग्राउंड क्या है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पर मिल बेसिकली ऐसे टाइम पर रहे हैं जिसकी वजह से उनके ऊपर एक सोशल और इकोनॉमिक चेंज का काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट रहा था। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उस टाइम चल रहा था जो कि सोसाइटी को भी ट्रांसफॉर्म कर रहा था, इकोनॉमी को भी ट्रांसफॉर्म कर रहा था। तो उन्होंने लिबरल ट्रेडिशन को अपनाया था। उन्होंने कहा था इंडिविजुअल फ्रीडम बहुत ज़रूरी है, इसी वजह से गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन होना चाहिए वो बहुत ही लिमिटेड होना चाहिए, सिविल लिबर्टीज़ का प्रोटेक्शन करना चाहिए। तो यहाँ पर भी इंडिविजुअल लिबर्टी, इंडिविजुअल फ्रीडम को यहाँ पर मिल ने बढ़ावा दिया हुआ है। डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स के बारे में उन्होंने कहा था, क्योंकि उस टाइम पर क्या है कि डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स का राइज देखा गया था मिल के टाइम पर। पॉलिटिकल रिफॉर्म्स आ रहे थे, देन एक्सपेंशन ऑफ सफरेज देखा गया था, ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन की एक डिमांड आ रही थी। तो मिल बेसिकली ऐसे टाइम पर रहे हैं जब डेमोक्रेसी रही थी, जब रिफॉर्म्स हो रहे थे, जब नई नई चीज़ें निकल कर के आ रही थी, लिबर्टी की समझ हो रही थी। तो यहाँ के लिए इसी वजह से मिल के जितने भी थॉट्स हैं उनके उन्हीं एक्सपीरियंसेस पर ही बेस्ड रहेंगे। तो मिल बेसिकली कॉलोनियल एक्सपेंशन और इम्पीरियलिज्म के एरा में जीते आए हैं, जिसमें वेस्टर्न डोमिनेंस के एथिकल इम्प्लीकेशंस क्या है, इंडिजिनस पीपल के राइट क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे।
नेक्स्ट यूटिलिटेरियनिज्म है, जिसमें मिल के जो पॉलिटिकल थॉट है यूटिलिटेरियनिज्म से तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। यूटिलिटेरियनिज्म बेसिकली एक ऐसी फिलॉसफी है जो कि कहती है कि ओवरऑल हैप्पीनेस और वेलबींग जो है वो मैक्सिमाइज करनी चाहिए, ठीक है, और पेन अवॉइड किया जाए तो अवॉइड करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बोली गई हैं। थोड़ा सा डिटेल में हम यूटिलिटेरियनिज्म आगे पढ़ेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। अभी हम एक शॉर्ट में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डिस्कस कर रहे हैं। तो सोशलिज्म और रेडिकलिज्म पे मिल ने बेसिकली ये बोला था कि जितनी भी सोशल इनक्वालिटीज़ हैं, इनजस्टिस है, वो ख़त्म होनी चाहिए, जो भी इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म लेकर के आया है। तो ये यहाँ पर बात की है, और यही एक रीज़न भी है कि जिस वजह से मिल बेसिकली विमेन के राइट्स के लिए भी आगे आए थे, ठीक है। देन मिल के जो इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ हैं या उनके वर्क हैं वो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। तो जैसे ऑन लिबर्टी है, जिसमें इंडिविजुअल फ्रीडम के बारे में भी उन्होंने बात की हुई है, वो देख लें। अब मैं आपको शॉर्ट में बताती जाती हूँ जितने भी टॉपिक्स हैं। तो ये ऑन लिबर्टी है, इंडिविजुअल फ्रीडम एंड स्टेट कंट्रोल। तो ऑन लिबर्टी और इंडिविजुअल फ्रीडम के बारे में मिल का ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्क माना जाता है, ऑन लिबर्टी का। और इनफैक्ट जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, जो भी आप पढ़ रहे हो यूपीएससी के लिए भी, अगर आप उनकी वही थ्योरी उठा लेते हो, वही वर्क ही उठा के अगर आप अपने नोट्स बना लो तो और भी अच्छा है, जो कि हमने थोड़ा सा इनकलकेट करने का ट्राई किया है। तो मिल का जो सबसे फेमस वर्क है ऑन लिबर्टी, वो बेसिकली इंडिविजुअल फ्रीडम के प्रिंसिपल पर बात करता है कि इंडिविजुअल का फ्रीडम जो है वो तो मैक्सिमाइज कर देना चाहिए। वो कहते हैं कि इंडिविजुअल्स के पास इतनी लिबर्टी होनी चाहिए कि वो अपने खुद के इंटरेस्ट्स, अपना खुद का लाइफस्टाइल जैसा भी वो चाहते हैं, खुद के बिलीव्स, ये परस्यू कर पाएँ विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट और सोसाइटी, कि मतलब गवर्नमेंट आके कोई भी किसी भी तरीके से इंटरफेयर ना करे। तो मिल ने बेसिकली यहाँ पर ऑल इन ऑल एम्फेसाइज किया है कि पर्सनल मैटर्स या फिर कोई भी सोशल मैटर्स हैं उसमें किसी का भी इंटरवेंशन ना रहे, कि कोई गवर्नमेंट आके यहाँ पर इंटरवीन नहीं कर सकती, कि सोसाइटी को बेसिकली इंडिविजुअल बिहेवियर को तभी रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए जब वो दूसरों को हार्म पहुंचा सके। मान लो आपका कोई खून करने आ रहा है, तभी गवर्नमेंट को बीच में आना चाहिए और रोकना चाहिए उस बंदे को। अगर कोई आपकी दिक्कत ही नहीं है, आप ऐसा काम कर रहे हो जिसमें किसी को हार्म नहीं है या कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो उस चीज़ में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत ही मिनिमम होना चाहिए। ये ऑल इन ऑल ऑन लिबर्टी के बारे में बात की गई है। अब है यूटिलिटेरियनिज्म। यूटिलिटेरियनिज्म क्या होता है? तो ये बेसिकली एक ऐसी थ्योरी होती है जो सही को गलत से सेपरेट करती है ऑन द बेसिस ऑफ एथिकल डिसीजंस, ठीक है। कैसे? ये बेसिकली देखती है कि इसका आउटकम क्या रहा है, ओवरऑल आउटकम क्या आएगा कोई भी डिसीजन का। तो ज़्यादातर जितने भी एथिकल आउटकम्स होते हैं वो मैक्सिमम लोगों की हैप्पीनेस लेकर के आते हैं। इसी चीज़ से हम सही या गलत का डिसीजन आसानी से ले पाते हैं। ये है यूटिलिटेरियनिज्म की थ्योरी, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एथिकल फ्रेमवर्क और प्रिंसिपल्स के बारे में बात की है। जेएस मिल बेसिकली स्टेट कंट्रोल और यूटिलिटेरियनिज्म के ऊपर बोलते हुए ये कहते हैं कि एज अ यूटिलिटेरियन मिल को लगता है कि जितने भी मॉरल वर्थ है किसी भी एक्शन की, वो इस चीज़ से नापी जानी चाहिए कि उस पर्टिकुलर एक्शन का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, कि जो भी आप कर रहे हो उसका एंड रिजल्ट क्या आने वाला है। क्या वो किसी की सफरिंग रिड्यूस कर रहा है और हैप्पीनेस प्रमोट कर रहा है, तब तो आप सही कर रहे हो एथिकली। मान लो अभी आप एक यही वीडियो देख रहे हो, आप पढ़ रहे हो, आप कुछ नॉलेज गेन कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको अपना एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो आपका जो एंड रिजल्ट है उसमें क्या आएगा कि आपने मैक्सिमम लोगों की हैप्पीनेस के लिए काम किया, अपनी खुद की हैप्पीनेस के लिए काम किया, अपनी फैमिली की, अपने पेरेंट्स की हैप्पीनेस के लिए काम किया, और साथ में आपने उन लोगों के लिए भी काम किया जिन लोगों के लिए, सिटीजन्स के लिए आप आगे चलकर आप आईएएस बन जाते हो तो फिर आप काम करोगे। तो आपने सभी की हैप्पीनेस को ध्यान में रखते हुए एक काम आगे बढ़ाया, तो ये आपका ओवरऑल आउटकम आएगा इस काम का। इसी वजह से ये काम आप कह सकते हो कि एथिकली राइट हुआ। बट मान लो आप ये लेक्चर देखने की बजाय या कुछ ढंग का लेक्चर या कुछ ढंग की पढ़ने वाली चीज़ करने की बजाय अगर मान लो आप उल्टी सीधी रील्स देखने में, स्क्रॉल करने में आपने अपना टाइम वेस्ट कर दिया, या इंस्टाग्राम पर अपना टाइम वेस्ट कर दिया, उससे क्या होगा? उसका एंड रिजल्ट क्या आएगा? क्या आप तैयारी तो कर रहे हो आईएएस बनने के लिए, बट आप ना उन सिटीजन्स का भला कर पाओगे जिनके लिए आप कुछ काम करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, ना आप अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कर पाओगे, ना आप अपने लिए कुछ कर पाओगे, ठीक है ना। तो वहाँ पर वो जो आपके साथ जो ड्रीम्स अटैच्ड हैं वो टूट जाते हैं। तो इस वजह से क्या उसका एंड रिजल्ट जब आपको लगेगा कि गलत आ रहा है, तो क्या वो एथिकली सही है या गलत है?
तो वो गलत की कैटेगरी में आप डाल दोगे। ये यूटिलिटेरियनिज्म की थ्योरी है कि उससे हो सकता है कि आपको मोमेंटरली हैप्पीनेस ज़रूर मिल गई है कि इंस्टाग्राम आपने स्क्रॉल किया, आपको ठीक है, आप अभी के लिए खुश होगे, ठीक है, बट आगे जाके आउटकम इसका क्या आने वाला है, बहुत बढ़िया नहीं आने वाला है ना, वो चीज़ है। तो मिल ये कहते हैं कि हमें ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस प्रिंसिपल पर काम करना है, जिसमें एक्शंस जो भी सही होते हैं वो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस प्रोड्यूस करेंगे ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल के लिए। ओके, सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड था ये। अब तो यहाँ पर ये कहते हैं कि मिल ने बेसिकली ये भी बोला है कि अभी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अगर आप स्टेट का कंट्रोल लेकर के आओगे तो यहाँ पर एक टिरनी आ सकती है, टिरनी ऑफ द मेजॉरिटी आ सकती है। तो कहते हैं कि जब भी स्टेट का रोल आता है कॉमन गुड को प्रमोट करने के लिए, तो उनको इंडिविजुअल के राइट को और फ्रीडम को भी रिस्पेक्ट करके ही चलना पड़ेगा, स्पेशली जहाँ पर भी पर्सनल चॉइस या पर्सनल कॉन्शियंस के मैटर्स आ जाते हैं, वहाँ पर आपको इंडिविजुअल के ऊपर अपना डिसीजन मेकिंग छोड़ देना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर यही सेम चीज़ के बारे में बात की गई है। यहाँ पर एक और चीज़ आपको देखनी है कि मिल ने बेंथम की यूटिलिटेरियनिज्म की थ्योरी को भी क्रिटिसाइज़ किया है। वो कहते हैं कि जैसे बेंथम कहते हैं कि सिर्फ क्वांटिटी ऑफ प्लेजर पर वो फोकस करते हैं, क्वालिटी पर वो फोकस ही नहीं करते, उसको उन्होंने बेंथम ने इग्नोर कर दिया है। तो यहाँ पर मिल ये आर्ग्यू करते हैं कि क्वालिटी ऑफ प्लेजर आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ प्लेजर्स ऐसे होते हैं जो ज़्यादा वैल्यूएबल और डिज़ायरेबल होते हैं देन अदर प्लेजर्स। ओके, तो यहाँ पर आपको नॉट जस्ट आप सिर्फ क्वांटिटी पर फोकस करो, आपको क्वालिटी ऑफ प्लेजर भी देखने चाहिए। अब बात करते हैं मिल के हार्म प्रिंसिपल्स एंड इंडिविजुअल लिबर्टी के। तो हार्म प्रिंसिपल क्या है? हार्म प्रिंसिपल बेसिकली एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट माना जाता है मिल की पॉलिटिकल फिलॉसफी में, जो ये कहते हैं कि इंडिविजुअल्स को जैसा काम करना है वो वैसा कर सकते हैं, दे आर फ्री टू एक्ट एज दे विश एज लॉन्ग एज उनके एक्शंस किसी दूसरे का कुछ बुरा नहीं करते। तो मिल का हार्म प्रिंसिपल एक काफ़ी सेंट्रल टेनेट माना जाता है उनकी पूरी फिलॉसफी का, जो कि एक लेजिटिमेट रीज़न देता है कोअर्सिव पावर का, कि मान लो अगर स्टेट किसी पर ज़बरदस्ती कोई पावर थोप रही है कि दूसरे बंदे को उससे कोई हार्म ना हो जाए, तो फिर ये पावर गलत नहीं है, एक लेजिटिमेट पावर है, फिर ये जायज़ है ये। तो आप ये कह सकते हो इंडिविजुअल्स को जैसा करना है, जो भी उनकी चॉइस है वो कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज उनके एक्शंस दूसरों के अधिकारों पर कोई इन्फ्रिंज नहीं कर रहे या हार्म नहीं कर रहे दूसरों के राइट्स को, ठीक है। तो इसी वजह से बट साथ ही साथ स्टेट इंटरफेरेंस को भी लिमिट करके ही चलना पड़ेगा। कि लेजिटिमेट रीज़न होना, ये वर्ड आपको नोट करके रखना है कि लेजिटिमेट रीज़न होना चाहिए स्टेट के इंटरफेयर करने का। ऐसे नहीं कि आपने हार्म प्रिवेंट करने के चक्कर में कुछ भी लेजिटिमेट रीज़न देके और आपने अपनी कोर्सिव पावर का यूज़ कर लिया, ठीक है। तो आपको बेसिकली ये जो प्रिंसिपल है वो इंडिविजुअल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करता है साथ ही साथ, और पावर, स्टेट की पावर को भी लिमिट करके रखता है। यहाँ पर हार्म डिफाइन किया गया कि मिल बेसिकली कहते हैं कि हार्म वो एक्शंस होते हैं जो कि डायरेक्टली किसी के अधिकारों को या दूसरों के वेलबींग को इन्फ्रिंज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो एक्शंस नहीं है जो मान लो किसी को ऑफेंड कर दें या फिर किसी को डिसअप्रूव कर दें कि अरे उसने तो मुझे ऐसे बेवकूफ़ बोल दिया, मुझे बुरा लग गया, तो ये हार्म हो गया, उसको तो सरकार जेल में उठा के बंद कर देगी। तो ऐसा नहीं, वो हार्म नहीं होता है। तो अभी उनके एक्शन से आपको कोई हार्म नहीं है, तो वो यहाँ पर वही सेम चीज़ डिफाइन की गई है। तो ये जो प्रिंसिपल है ना, ये बेसिकली एक फाउंडेशन बनाता है मिल के इंडिविजुअल ऑटोनॉमी या पर्सनल लिबर्टी का जो पूरा फॉर्मूला है ना, उसको डिफेंड करते हुए एक फाउंडेशन बनाता है। तो यहाँ पर एम्फेसाइज किया गया है कि सेल्फ डिटर्मिनेशन की इम्पोर्टेंस को, और कैसे आपको जीना है, आपका राइट टू लिव को यहाँ पर बताया गया है कि अपने खुद के वैल्यूज़ और बिलीव्स के हिसाब से आप जी सकते हो। बस आपको ये हार्म प्रिंसिपल का ध्यान रखना पड़ेगा। अब बैलेंस अगर आपको बनाना है इंडिविजुअल लिबर्टी और सोसाइटी की वेलफेयर में, वो आप कैसे करोगे? क्योंकि आपने सारी चीज़ें तो अपनी सिर्फ इंडिविजुअल फ्रीडम, इंडिविजुअल लिबर्टी और इंडिविजुअल की ही हैप्पीनेस पर के आसपास घूम रही हैं, तो इसमें सोसाइटी का वेलफेयर कैसे होगा? तो यहाँ पर मिल बेसिकली बिलीव तो यही करते हैं कि आपको बैलेंस तो बना कर के चलना पड़ेगा। यूटिलिटेरियनिज्म की थ्योरी पर भी उन्होंने फोकस किया कि ओवरऑल हैप्पीनेस वेलबींग आपको बात करनी पड़ेगी, बट वो कहते हैं कि स्टेट का यहाँ पर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल आता है जनरल वेलफेयर प्रमोट करने पर, कि पब्लिक गुड्स, जस्टिस प्रमोट करो, आप हार्म प्रिवेंट करो। तो ये सारी चीज़ें पब्लिक ओपिनियन लेकर के भी हो सकती हैं, कि पब्लिक ओपिनियन आप लोगे, उससे उसके हिसाब से आप सोसाइटी के नॉर्म्स, वैल्यूज़ वगैरह शेप कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू बैलेंस बनाना पड़ेगा कि आप फ्री ओपन डिबेट कर सकते हो, फ्री स्पीच आप लोगों को दोगे, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होने चाहिए, जिससे कि इंडिविजुअल लिबर्टी और सोसाइटी के वेलफेयर में एक बैलेंस आप बना पाओगे। अब फ्रीडम ऑफ डिस्कशन प्रिंसिपल,
तो यहाँ पर 2014 में एक क्वेश्चन भी पूछा गया था, JS मिल ने कहा था कि ऑल साइलेंसिंग ऑफ डिस्कशंस इज एन अजम्पशन ऑफ इनफॉलेबिलिटी, मतलब कि आप कभी गलत हो ही नहीं सकते, ठीक है, आप डिस्कशन ही नहीं करोगे आप गलत होगे ही नहीं ना फिर। तो डिस्कशंस बहुत ज़रूरी है, फ्रीडम ऑफ डिस्कशंस के इंपॉर्टेंस पर मिल ने बात की थी कि एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है डेमोक्रेटिक सोसाइटी का, आपको फ्री ओपन डिबेट अलाउ करनी चाहिए सो दैट आइडियाज़ ओपिनियंस का एक्सचेंज होना चाहिए, ट्रूथ उसमें से निकल के आएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि हो सकता है किसी का ओपिनियन ऑफेंसिव हो, ऑफेंसिव ओपिनियंस को भी आपको अलाउ करना चाहिए ताकि कोई ऐसा ना हो जाए कि कहीं बहुत ज़्यादा डिसेंट पैदा हो जाए सोसाइटी में, ठीक है, तो वो चीज़ भी प्रिवेंट की जा सकती है। जो माइनॉरिटी व्यू पॉइंट्स हैं वो सप्रेस ना हो जाए, वो चीज़ भी आप एड्रेस कर पाओगे। तो अनपॉपुलर और ऑफेंसिव ओपिनियंस का भी अलाउ किया जाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि मिल बेसिकली यही सेम फ्रीडम ऑफ डिस्कशन की बात करते हुए कहते हैं कि ये ही एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज है और डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ भी यहीं पर ही आता है, यहीं से ही आएगा ना, यही पूरा प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा डिबेट का, डायलॉग का। तो सोसाइटी क्या है, वो टेस्ट कर सकती है, अपने बिलीव्स को रिफाइन कर सकती है। मान लो आपका कोई बिलीफ है, ए बंदा कुछ कहता है, बी बंदा कुछ कहता है, आप अपनी बात रखोगे, बी अपनी बात रखेगा। अब बी आपसे सहमत नहीं है तो बी आपको बताएगा कि देख भाई मैं इसलिए सहमत नहीं हूँ क्योंकि ये मेरे पॉइंट्स हैं। आप बताओगे कि देख मैं इसलिए सहमत नहीं हूँ क्योंकि ये मेरे पॉइंट्स हैं। अब भी आपको बताएगा हाँ बात तो तू ठीक कह रहा है, चल ये वाला पॉइंट तूने मेरा प्रूव कर दिया, ये वाला पॉइंट नहीं कर पाया, ये तू कर सकता है। तो आप ये दोनों पॉइंट्स पे तो एटलीस्ट अग्री कर जाओगे, दोनों लोग। एक पॉइंट पे आप डिसएग्री कर सकते हो, वो पॉइंट पर आप रिसर्च करोगे, रिफाइन करोगे अपने बिलीव्स को। तो ऐसे ही आप टेस्टिंग करते जाते हो। तो सोसाइटी टेस्ट करती है, अपने बिलीव्स को रिफाइन करती है, जिससे कि एक इंटेलेक्चुअल और मॉरल प्रोग्रेस देखी जाती है ओवरऑल सोसाइटी में। तो यहाँ पर क्या है कि आपको कोई सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए, कोई परसिक्यूशन नहीं होना चाहिए, ये सबकी फ्रीडम होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन लोगों को दिया जाना चाहिए, ठीक है। लोग ओपन माइंडेड, टॉलरेंट रहे, एक हेल्दी डेमोक्रेटिक सोसाइटी रहे, ये सारी चीज़ों के बारे में बात की है। अब यहाँ पर देखा तो ऐसा जाता है कि मिल एक डेमोक्रेट रहे हैं क्योंकि वो तो डेमोक्रेटिक सोसाइटी को, डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स को ही अपहोल्ड करते आए हैं। बट यहाँ पर एक 2018 में क्वेश्चन आया था कि CL वेपर कहते हैं जॉन स्टुअर्ट मिल इज़ अ रिलक्टेंट डेमोक्रेट, मतलब कि वो डेमोक्रेट नहीं भी है, ऐसा कर सकते हैं, रिलक्टेंट हैं कहीं तो किसी पॉइंट पर। तो यहाँ पर क्या है, बेसिकली मिल को एक डर है कि अगर आप डेमोक्रेसी में हो तो वहाँ पर तो मेजॉरिटी की चलती है, तो मेजॉरिटी तो ईजीली माइनॉरिटी के डिसीजंस को सप्रेस कर सकती है, ओप्रेस कर सकती है। तो यहाँ पर एक टिरनी ऑफ द मेजॉरिटी का खतरा है, पॉपुलिस्ट सेंटिमेंट्स के डेंजर्स का आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है। इसी वजह से मिल को एक रिलक्टेंट डेमोक्रेट कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर मिल वैल्यू तो करते हैं डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को, जैसे कि इंडिविजुअल लिबर्टी है या पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है, बट साथ ही साथ टिरनी ऑफ द मेजॉरिटी के लिए कंसर्न्ड भी हैं, ठीक है, कि वो ऐसा ना हो जाए कि आपकी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के चक्कर में आप इंडिविजुअल लिबर्टीज़ को, माइनॉरिटी की बेसिकली इंडिविजुअल लिबर्टीज़ को इन्फ्रिंज कर दो। तो वेपर बेसिकली कहते हैं कि मिल का जो सपोर्ट है ना डेमोक्रेसी का, वो तभी हिला था जब वो माइनॉरिटी राइट्स की बात आती है कि माइनॉरिटी राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे डेमोक्रेसी में, एजुकेटेड और एनलाइटेंड गवर्नेंस को कैसे प्रमोट किया जाएगा। तो यहाँ पर वही बात की गई है। तो कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिससे कि डेमोक्रेसी को भी लिमिटेड होना चाहिए, जैसे कि इंडिविजुअल राइट्स और फ्रीडम्स है। तो मिल बेसिकली एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं जहाँ पर इलेक्टेड ऑफिशियल्स इस तरीके से बिहेव करेंगे कि वो मेजॉरिटी की पावर को भी चेक रखें। ऐसा ना हो कि मेजॉरिटी ही अपने डिसीजंस चलाए और माइनॉरिटी के डिसीजंस को ओवरलुक कर दिया जाए या उनके डिसीजंस को कंसिडर ना किया जाए। तो वो कहते हैं कि मासेस को आपको एजुकेट करने की नीड है सो दैट वो इन्फॉर्म डिसीजन बना पाएँ डेमोक्रेटिक सोसाइटी में। देन आपका मॉब रूल ना हो, देन माइनॉरिटी वॉइसेस को आप सप्रेस ना करो। तो डिस्पाइट दीज रिजर्वेशंस मिल बेसिकली डेमोक्रेसी की इंपॉर्टेंस को, उसके प्रिंसिपल्स को तो रिकॉग्नाइज करते ही हैं क्योंकि वो इंडिविजुअल फ्रीडम, सेल्फ डेवलपमेंट को प्रमोट कर रहा है, सिंपल। अब यहाँ पर मिल ने बेसिकली जेंडर इक्वालिटी और फ्रीडम के बारे में या फेमिनिज्म के बारे में बात की है, जो मैंने आपको बताया भी था कि 2023 का भी रिसेंट क्वेश्चन आया था इस टॉपिक पर, द सब्जुगेशन ऑफ वुमेन पर, आर्ग्यूमेंट्स इम्प्लीकेशंस इसके क्या हैं, और इससे पहले भी एक क्वेश्चन आ चुका है फेमिनिस्ट मूवमेंट्स पर, तो उसी के रिलेटेड हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सब्जुगेशन ऑफ वुमेन पर मैं आपको सिंपल ऑल इन ऑल बता देती हूँ कि मिल बेसिकली ये सोचते थे कि वुमेन राइट्स के बारे में, जेंडर इक्वालिटी पर उन्होंने काफ़ी काम किया है, ठीक है, कि आदमी औरत दोनों इक्वल है,
ठीक है, तो उन्होंने इस पर काम किया है, जो कि उस टाइम का जो प्रिवेलिंग एटीट्यूड होगा, लॉज होगा, जो कि विमेन को सबॉर्डिनेट मानते थे मेन के कंपैरेटिवली, तो उसको चैलेंज करते हुए मिल आए थे। उन्होंने सब्जुगेशन ऑफ वुमेन जो मिल का वर्क है उसमें आर्ग्यू किया था कि एक लीगल और सोशल इमेंसिपेशन होना चाहिए विमेन का, इक्वल राइट्स मिलने चाहिए उनको, चाहे वो मैरिज की बात करो आप, मैरिज में उनके इक्वल राइट्स होने चाहिए, एजुकेशन में उनको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, एम्प्लॉयमेंट में इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। तो ये सारी चीज़ों के बारे में बात की उन्होंने। ट्रेडिशनल जेंडर रोल जो चलते आ रहे हैं ना, और ये जो पेट्रियार्कल सिस्टम चलता आ रहा है पावर का, उसको पूरे को क्रिटिसाइज़ किया था कि ये आपने वुमेन को तो रिकॉग्नाइज ही नहीं किया, विमेन जो है उसको आप एज एन ऑटोनॉमस इंडिविजुअल्स की तरह आप रिकॉग्नाइज करो उनको, ठीक है, उनको भी सेम अधिकार, सेम अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए जो कि आदमियों को मिलती है। तो यहाँ पर इक्वल आपको दर्जा देना चाहिए, ठीक है। मिल का कंट्रीब्यूशन भी अच्छा खासा रहा है फेमिनिस्ट मूवमेंट्स को लेकर के, जैसे कि उन्होंने सोसाइटल नॉर्म्स को चैलेंज किया था। मिल की जितनी भी राइटिंग्स रही हैं वुमेन राइट्स के ऊपर, फेमिनिज्म के ऊपर, तो उससे क्या हुआ था कि 19 और 20th सेंचुरी में जो फेमिनिस्ट मूवमेंट चली थी उसका ग्राउंड वर्क तो उन्होंने ले कर ही दिया था, ठीक है, जिससे कि उनका वर्क ने बेसिकली एक इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन बना दिया था फेमिनिस्ट मूवमेंट के लिए, आप ये कह सकते हो। जेंडर इक्वालिटी को लेजिस्लेशन में भी प्रमोट किया गया, तो उन्होंने लीगल रिफॉर्म्स लाने की बात की थी, जिससे कि फेमिनिस्ट मूवमेंट्स को इन्फ्लुएंस किया उन्होंने कि डिस्क्रिमिनेटरी लॉज जो चलते आ रहे हैं उनको आपको ख़त्म करना चाहिए। तो एक लीगल चेंजेस लाने के लिए एक बेसिस प्रोवाइड कर दिया मिल के वर्क ने, जिससे कि विमेन को इक्वल राइट्स ग्रांट किए जाने पड़े कि मैरिज में, डिवोर्स में, देन प्रॉपर्टी ओनरशिप में, इनहेरिटेंस में, इन सब चीज़ों में विमेन को भी इक्वल राइट्स देने के लिए यहाँ पर स्टार्ट किया गया। तो यहाँ पर उन्होंने विमेन सफरेज को बात की है, इक्वल एजुकेशन, लीगल रिफॉर्म्स, ये सारी चीज़ें जो कि फेमिनिस्ट को जनरेशन से इंस्पायर करती आएंगी, आज भी इंस्पायर कर रही हैं। तो उन्होंने एक जेंडर इक्वालिटी के लिए फ़ाइट करने पर विमेन को प्रमोट किया, देन सोशल जस्टिस लाने के लिए। तो मिल का जो कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है ऑल इन ऑल फेमिनिस्ट थॉट को लेकर के, वो आज भी उतना ही इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि आज भी विमेन के राइट्स के लिए लगातार स्ट्रगल्स हो ही रहे हैं। तो उन्होंने विमेन के पॉलिटिकल राइट्स को भी यहाँ पर सपोर्ट किया गया था, जैसे कि राइट टू वोट है, होल्ड पब्लिक ऑफिस, जो कि फेमिनिस्ट एक्टिविटीज़ को इंस्पायर किया कि वो अपने सफरेज के लिए, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए आगे आएँ, लड़ें। तो उन्होंने बेसिकली विमेन की पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को लेजिटिमाइज करने में हेल्प किया, ठीक है, जो कि एक क्रूशल एस्पेक्ट है डेमोक्रेसी का। नाउ मिल का इन्फ्लुएंस क्या रहा है ओवरऑल पॉलिटिकल थॉट में? तो अगर हम लिबरलिज्म की, पॉलिटिकल मूवमेंट्स की बात करते हैं, तो ये तो हमने पढ़ ही लिया है कि मिल एक इंपॉर्टेंट फिगर रहे हैं लिबरल पॉलिटिकल थॉट में, जिन्होंने इंडिविजुअल फ्रीडम को एडवोकेट किया है, लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरवेंशन होनी चाहिए, माइनॉरिटी राइट्स को आपको प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा। अब पॉलिटिकल मूवमेंट्स में उनका क्या योगदान रहा है? तो पॉलिटिकल मूवमेंट्स के लिए तो उनके आइडियाज़ बहुत इन्फ्लुएंस उन्होंने किया अलग अलग पॉलिटिकल मूवमेंट्स को, जैसे कि अगर आप क्लासिकल लिबरलिज्म देखो, ठीक है, क्लासिकल लिबरलिज्म पे उनका काफ़ी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट था। एक ऐसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जिसने इंडिविजुअल लिबर्टी को एम्फेसाइज किया था, लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरवेंशन होना चाहिए, फ्री मार्केट होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे कोर प्रिंसिपल्स हैं बेसिकली इंडिविजुअल राइट्स और फ्रीडम्स के। तो यहाँ पर उन्होंने कहा था कि इंडिविजुअल लिबर्टी, सिविल लिबर्टीज़ होनी चाहिए, जो कि एक मॉडर्न लिबरल आइडियोलॉजीज़ का एक ग्राउंड वर्क ले करेगी। फेमिनिज्म पर उन्होंने बात की थी, लिबरल फेमिनिज्म पर उनकी जो राइटिंग्स थी, उन्होंने विमेन राइट्स, जेंडर इक्वालिटी को इंस्पायर किया था। फेमिनिस्ट मूवमेंट उसके बाद से आई थी काफ़ी। सिविल राइट्स मूवमेंट पर मिल के जो प्रिंसिपल्स थे इंडिविजुअल फ्रीडम के, हार्म प्रिंसिपल्स में, उसने कंट्रीब्यूट किया था सिविल राइट्स मूवमेंट की एडवांसमेंट में ग्लोबली। देन सोशल रिफॉर्म आप कह सकते हो यहाँ पर, तो सोशल रिफॉर्म में भी मिल का काफ़ी अच्छा खासा योगदान रहा था। ऐसी हर चीज़ जो कि वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव कर सकती है, या फिर पॉवर्टी से लोगों को निकाल सकती है, या फिर एजुकेशन प्रमोट करती है, ऐसे हर एक सोशल रिफॉर्म मूवमेंट को जेएस मिल ने सपोर्ट किया था। तो उनका वर्क इसी पर ही एम्ड था। लिबर्टेरियनिज्म वो रहे हैं, तो उन्होंने लिबर्टेरियनिज्म को भी काफ़ी इन्फ्लुएंस किया है। ऐसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो कि अगेन इंडिविजुअल फ्रीडम और लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरवेंशन को एम्फसाइज करती है, स्टेट पावर को थोड़ा सा क्रिटिक भी करती है लिबर्टेरियन प्रिंसिपल से। ये सारी चीज़ें आप देखने को मिलेंगी। इट्स इन ह्यूमन राइट्स मूवमेंट में भी मिल ने अच्छा खासा काम किया, जो कि मैंने आपको अभी जस्ट बताया है, ये जो सोशल रिफॉर्म्स में उन्होंने काम किया था। देन उनके कुछ क्रिटिसिज्म है या कंट्रोवर्सीज आप कह लो, जो कि मिल के आइडियाज़ के इर्द गिर्द उनको सराउंड करती हुई आई हैं कि
किन टॉपिक्स पर, किन पॉइंटर्स पर मिल को क्रिटिसिज्म मिला है, क्योंकि देखने में तो ये लग रहा है कि हाँ बात तो वो सही कह रहे हैं, पर मिल के आइडियाज़ को भी बहुत सारा क्रिटिसिज्म मिला है। जैसे सोशलिस्ट कहते थे कि मिल का जो लिबरलिज्म है वो सिर्फ इंडिविजुअल इंटरेस्ट को ही प्रायोरिटाइज करता है, कलेक्टिव वेलबींग तो आप देखते ही नहीं हो, सिस्टमिक इनइक्वालिटी चलती आ रही हैं वो तो आपने एड्रेस ही नहीं की है। ठीक है, तो आपने क्या किया, बेसिकली मार्जिनलाइज ग्रुप्स हैं सोसाइटी के, उसको हो सकता है आप ओवरलुक कर दो। ठीक है, आपने इतना इंडिविजुअल लिबर्टी पर एम्फेसाइज कर दिया। फिर आपने यहाँ पर इनजस्टिस जो सोसाइटी में प्रिवेल कर रही है उसको आपने अनदेखा कर दिया। ये आइडियाज़ जितने भी आपके बहुत ही ज़्यादा आइडियलिस्टिक हैं, हो सकता है रियलिटी में अगर आप आओगे तो आपको समझ में आएगा कि आइडियाज़ फिट नहीं बैठेंगे, असल में ऐसा होता नहीं है। तो पावर डायनामिक्स की जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं या सोशल स्ट्रक्चर्स की कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं उनके साथ आपके आइडिया फिट नहीं बैठ रहे हैं। जैसे कंजर्वेटिव्स हैं, तो कुछ कंजर्वेटिव्स ऐसे क्रिटिसाइज़ करते हैं मिल को कि उनके स्केप्टिसिज्म के लिए ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस को लेकर के या फिर रेडिकल सोशल रिफॉर्म को लेकर के कंट्रोवर्सीज़ बहुत सारी हैं। जैसे कि कॉलोनियलिज्म, इंपीरियलिज्म है, उन पे उनका रोल बताया गया था कि ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर की तरह उनका रोल बताया गया था, काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा है, जो कि उनके लिबरल प्रिंसिपल्स के साथ काफ़ी इनकन्सिस्टेंट भी रहा है। तो कुछ लोग ऐसे भी क्रिटिसाइज़ करते हैं कि ये इंडिविजुअल लिबर्टी को सोशल जस्टिस के साथ बैलेंस करने का उन्होंने कोई क्लियर फ्रेमवर्क तो दिया ही नहीं है ना। कुछ कहते हैं कि ये इंडिविजुअल्स के राइट्स पर इतने ज़्यादा फोकस्ड हैं कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो इंडिविजुअल्स की सोसाइटी की तरफ है वो तो आपने एड्रेस ही नहीं की है। ठीक है, तो यहाँ पर यही सारी चीज़ों के बारे में एक डिबेट और डिस्कशंस चलते आ रहे हैं। अब यहाँ पर ये तो बहुत ही सिंपल होना चाहिए आपके लिए, आज के टाइम में भी आप रिलेट कर सकते हो। मिल की रेलेवेंस बतानी है कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स में। आज के टाइम में तो अनगिनत चीज़ें हैं यहाँ पर बताने के लिए, जैसे सिविल लिबर्टीज़ में ही देख लो आप। ठीक है ना, सिविल लिबर्टीज़ के लिए, प्राइवेसी राइट्स के लिए आज भी चल रही है, गवर्नमेंट सर्वेलेंस इन द डिजिटल एज। तो सिविल लिबर्टीज़ में आप लिख सकते हो कि मिल ने डिफेंड किया है सिविल लिबर्टीज़ को, फ्रीडम ऑफ स्पीच को, एक्सप्रेशन को, जो कि आज के कंटेम्प्रेरी डिबेट हो गई आपकी, सेंसरशिप की डिबेट है, राइट टू प्रिवेसी की डिबेट आ गई, गवर्नमेंट की सर्वेलेंस की डिबेट आ गई। इन सब में तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। माइनॉरिटी के राइट्स आ जाते हैं जिनको आप मेजॉरिटी की टिरनी से प्रोटेक्ट करते हो। ठीक है, माइनॉरिटी के भी राइट्स को आप प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हो, वो तो आज के डिस्कशंस भी तो चल रहे हैं जब मार्जिनलाइज ग्रुप्स के अधिकारों के लिए उनको लड़ना पड़ता है, और इसमें क्या इंक्लूसिव गवर्नेंस की नीड है। फिर सोशल जस्टिस के लिए उसको प्रमोट करते हुए मिल के प्रिंसिपल्स आज भी रेलेवेंट हैं, जो कि जनरल वेलफेयर को प्रमोट करते हैं, वो अभी भी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, हेल्थ केयर, एजुकेशन पॉलिसी में आप उनके जितनी भी प्रिंसिपल्स हैं उनको फिट बिठा सकते हो। डेमोक्रेटिक गवर्नेंस है जिसमें वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात करते हैं, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात करते हैं, जो कि हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को और स्ट्रेंथन करती है, इलेक्टोरल इंटीग्रिटी प्रमोट करती है, माइनॉरिटी राइट्स को प्रमोट करती है। तो ये सारी चीज़ें तो आपकी आज की डेट में भी रेलेवेंट है। आप जितनी भी चीज़ें पढ़ लो, एजुकेशन है, मीडिया लिटरेसी है, ठीक है, आपको फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ आप कर सकते हो थ्रू द मीडियम ऑफ एजुकेशन, मीडिया लिटरेसी, ये थ्रू क्रिटिकल थिंकिंग, सिविक एंगेजमेंट को ये बढ़ावा देता है इन द डिजिटल एज। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर आपका प्लूरलिज्म है, डाइवर्सिटी है, मिल सपोर्ट करते हैं प्लूरलिज्म को, टॉलरेंस को, माइनॉरिटी के अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। फिर अभी एप्लीकेशन अगर आप करते हो मिल के प्रिंसिपल्स का मॉडर्न गवर्नेंस में, तो ये कैसे हो पाएगा। तो अभी क्या है बेसिकली कि ये एप्लीकेशन के लिए आपको 2-3 पॉइंटर्स में अगर आप बात करोगे या इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आता है, आपको ना उन चीज़ों में अपने आंसर को तोड़ना पड़ेगा, उन पॉइंटर्स को तोड़ना पड़ेगा बेसिकली, जो आपने अभी तक पढ़ लिया। आपको पता है कि ये पर्टिकुलर थिंकर ने इन मोटे मोटे पॉइंट्स पर बात की है, ये 2-3 मोटे पॉइंट्स हैं इनके जिस पर ये थिंकर ने बात की है। अब उन्हीं में ही तोड़ के आप उनके प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर दो मॉडर्न गवर्नेंस में। ठीक है, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ सिविल लिबर्टीज़ है, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि इंडिविजुअल सिविल लिबर्टीज़ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए कुछ लॉज पॉलिसीज़ लेकर के आए, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीजन, प्रिवेसी। फिर बैलेंस करना इंडिविजुअल और कलेक्टिव इंटरेस्ट को, तो जो मिल का यूटिलिटेरियन अप्रोच है वो पॉलिसी मेकर्स को गाइड करता है कि इंडिविजुअल राइट्स, कलेक्टिव वेलबींग में आप एक बैलेंस बना के रखें, ऐसी पॉलिसीज़ लेकर के आएँ जो कि ग्रेटेस्ट गुड को, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस को प्रमोट करे। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में जैसे मिल ने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को सपोर्ट किया है कि इससे इन्फॉर्म्ड इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आ सकते हैं। देन पब्लिक पार्टिसिपेशन इससे बढ़ेगा, फेयर रिप्रेजेंटेशन होगा, माइनॉरिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करके रखा जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ गवर्नमेंट का क्या रोल होना चाहिए इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, कि गवर्नमेंट का भी एक लिमिटेड रोल रहे, पब्लिक गुड्स प्रोवाइड करने के लिए,
और रूल ऑफ लॉ भी एनफोर्स करवाने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कि इनजस्टिस ना हो, सिटीजन्स का वेलफेयर हो, इन सब में सबका रोल क्या है, वो सारी बातें यहाँ पर की गई हैं। ठीक है, उसी का ही एप्लीकेशन आप यहाँ पर लिख दोगे। ऑल इन ऑल आप इसको कंक्लूड करोगे, जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं उसके साथ आप कंक्लूड कर दोगे। आपका जेएस मिल का टॉपिक था। इसके अलावा आपको कुछ भी पूछना है, कोई भी आंसर ट्राई करना है, लिख के देखना है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के दे सकते हो, हम लोग चेक कर देंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।